वह बच्ची कूड़े में कुछ ढूंढ रही थी। वह पसीने से तरबतर थी। उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ था। काफी देर कूड़े में ढूंढने के बाद जब उसे वह चीज नहीं मिली तो वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। मैं दूर से उस बच्ची को देख रही थी और जैसे बच्ची बेहोश हुई मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई, क्योंकि आने जाने वाले किसी आदमी ने भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा था। घर आने के बाद जब वह होश में आई तब मैंने उसे खाना दिया, कपड़ा दिया, परंतु वो लड़की अजीब सी हरकत करने लगी थी। वो बार बार अपने पेट की तरफ इशारा करती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्ची कहना क्या चाहती है और क्या कर रही है। पूछने पर कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन मैं छुपकर उसकी हरकतों पर नजर रखने लग गई और जैसे मेरी नजर उसके पेट पर गई मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस लड़की के पेट पर तो मेरा नाम कल्पना है। जब से मैंने होश संभाला तभी से मैं अपने आप को किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ देखा करती थी। दिन का सुकून चैन क्या होता है यह तो मेरे नसीब में था ही नहीं। 10 साल की हुई तो पापा इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिस कारण से मेरा पूरा बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। माँ घर घर झाड़ू पोछा बर्तन करके किसी तरह से मेरा अपना पेट पाल रही थी और परेशानियों को देखते देखते मैं बड़ी हुई थी और अब मेरी उम्र 30 साल के आसपास हो रही है। शादी होने के बाद भी मैंने अपने जीवन में कभी भी खुशी के पल नहीं देखे थे, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरे पति से मुझे कोई बच्चा भी नहीं था जिसके सहारे की मैं अपनी जिंदगी काटती। पति के अलावा ससुराल में और कोई था भी नहीं जो कि मेरा सहारा बनता। मायके में भी सिर्फ माँ ही थी। भाई बहन तो मेरा कोई पहले से भी नहीं था। पति की मौत के बाद और ससुराल छूटने के बाद मैं मायके में आकर रहने लगी तो माँ ने मुझे कहा, अभी तुम्हारी उम्र ही बहुत कम है, तुम कैसे अपनी जिंदगी अकेले गुजारोगी, इसलिए तुम फिर से दोबारा शादी कर लो। लेकिन मैंने माँ को साफ साफ कह दिया, नहीं माँ, मैं अब कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं आपके पास ही रहकर आपकी सेवा करूंगी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। उनकी देखभाल के लिए कोई भी चाहिए था, क्योंकि मुझे पता चल गया था अकेला रहना क्या होता है। पति की मौत के बाद मैं बिल्कुल ही तन्हा और अकेला हो गई थी और अब मैं माँ को यूं ही इस तरह से तन्हा और अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। जब तक वह जिंदा थी मैं उसकी सेवा करना चाहती थी। मेरी शादी भी बहुत ही गरीब घर में हुई थी। शादी करके मैं किराए के घर में ही गई थी, इसलिए पति के मरने के बाद मेरे पास ससुराली कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी और ना ही कोई सहारा था। इसलिए मैं अपनी माँ के पास लौटकर आ गई थी। मायके आने के बाद माँ तो बीमार रहने लगी थी। मुझे उसकी सेवा करना था, अपने और माँ का पेट भरना था, तो अब मैं बड़ी ही मुश्किल से अपनी और माँ का गुजारा करने लगी थी। मैंने घर खर्च चलाने के लिए झाड़ू पोछा का काम स्टार्ट कर दिया। माँ पहले जहाँ पर काम करती थी उसी जगह पर मुझे काम मिल गया था। फिर कुछ साल यूं ही चला और फिर एक दिन मेरी माँ लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर अकेला इस दुनिया में चली गई। मैं पहले से भी लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी और माँ के मरने के बाद भी अपना गुजारा उसी तरह से काम करके करने लगी थी। जब तक माँ जिंदा थी हमेशा मुझे यही कहती थी, तुम दूसरी शादी कर लो और ऐसे मर्द से कर लो जो कि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करे। लेकिन मैं अपने आप को किसी भी जिम्मेदारी और में बांधना नहीं चाहती थी। अगर मेरे पति से मुझे कोई औलाद होती तो उसके सहारे में खुश रहती, उसकी परवरिश करती, उसका ख्याल रखती। लेकिन मेरी किस्मत तो शुरू से ही फूटी थी। बचपन से ही मुझे कभी भी किसी चीज का सुख नहीं मिला था और शादी के बाद भी मेरे नसीब में जो सुख था वह भी चला गया था। मेरे भाग में शायद पति का सुख, ससुराल वालों का सुख और औलाद का सुख था ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरी माँ के अलावा किसी भी रिश्ते से प्यार नहीं मिला था। मेरी माँ भी अकेले ही रही थी और अब मैं भी अकेले रह रही थी। गरीबी ने कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा और किस्मत कभी मुझ पर मेहरबान नहीं हुई थी। ऐसा वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। मैं जिन लोगों घरों में काम करती थी वो भी मुझे सिर्फ अपने काम से ही याद किया करती थी। काम हो जाने के बाद मैं हर किसी को बोझ लगती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं जीती रही, लेकिन मुझे जीने का मतलब कभी भी समझ में नहीं आया। मैंने जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखा था, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था कि मेरा सपना सपना बनकर ही रह जाएगा, कभी हकीकत नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा कोई भी सहारा नहीं था, ना ही मेरे आगे और ना ही मेरे पीछे और ना ही मेरे साथ। मैं बस इतना चाहती थी कि जितनी तकलीफ मुझे मिली है वह किसी और को ना मिले। एक औरत थी और यह दुनिया एक अकेली औरत के लिए किस कदर से भयानक होती है यह सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं हमेशा फुटपाथ पर उन गरीब बच्चों लोगों को अकेले सोते हुए देखा करती थी। सोचती थी
ये लोग भी मेरी तरह ही बिल्कुल ही अकेले हैं। शायद इसीलिए जब मैंने उस दिन उस 12 साल की बच्ची को भीख मांगते हुए देखा तो मुझे काफी तरस आया। फिर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था, परंतु शायद उसे मुझसे दोबारा मिलना था। शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने काम से घर वापस लौट रही थी कि अचानक कूड़े करकट के पास लेटे हुए एक 12 साल की बच्ची पर मेरी नजर पड़ी। तो मैंने ध्यान से देखा, यह तो वही बच्ची थी जिसे कि मैं कुछ दिन पहले भीख मांगते हुए देखा था। लेकिन आज जब मैं उसे बहुत ही गौर से देखा, मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि वह तो उस कूड़े के ढेर पर बेहोश पड़ी थी। वहां पर काफी सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, परंतु किसी ने भी उस बच्ची को कूड़े के ढेर पर से उठाने की कोशिश नहीं की। परंतु मेरा दिल उसके लिए तड़प उठा था। मैं फौरन उसके पास गई और बैठकर उसे जगाने की कोशिश करने लगी। मैं उसे किसी भी कीमत पर होश में लाना चाहती थी। तभी किसी ने मुझे पानी ला कर दिया और फिर जैसे ही मैंने पानी का छिट्टा उसके मुंह पर मारा, उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम यहाँ पर कूड़े के ढेर पर क्यों बेहोश पड़ी हुई हो? तो वह कहने लगी, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी थी। मैं इस कूड़े के ढेर में खाना तलाश कर रही थी और फिर अचानक मुझे बहुत ही जोर से चक्कर आ गया और मैं गिर गई। फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। अभी जब मैं आंख खोली तो आंख को सामने पाया। बच्ची बहुत ही कमजोर हालत में थी। वहां पर कोई भी उसे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। मुझे उससे हमदर्दी हो गई, लेकिन तो मैं खुद करीब थी। मगर मैंने सोचा, अगर जिंदगी मुझे कुछ ना दे सकी तो क्या, लेकिन मैं तो किसी की जिंदगी बदल सकती हूँ। मैं उसका भाग्य बदल सकती हूँ। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा यह एक फैसला मेरी अपनी ही तकदीर बदलने वाली थी। मैं उसे अपने साथ लेकर घर आ गई थी। उसके बाल उलझे हुए थे, शरीर पर ढेर सारी मिट्टी लगी हुई थी, कपड़े भी गंदे थे और उसका चेहरा पीला हो रहा था। उसकी हालत देखकर मेरे दिल की धड़क रहा था। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने उसे खाना खाने को दिया और कहा, बेटा अब तुम यहाँ पर बैठकर आराम से खाना खाओ। मेरी बात सुनकर उसने गौर से खाने को देखा और फिर अचानक खाने के प्लेट को दूर कर दिया। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? खाना तुम्हारे सामने रखा है, आराम से खाना खाओ। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। फिर मैंने उसे कहा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसे अपने साथ रखूं या फिर नहीं, क्योंकि पहले ही मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं रहते थे। वो जाने की बात कह रही थी, लेकिन मैं उसे ऐसा कैसे जाने दे सकती थी? इस बच्ची को देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। यह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। उसकी हरकतें मामूली लड़कियों जैसी नहीं थी। मेरी जिद करने पर उसने प्लेट की तरफ देखा और बिना चम्मच के खाना खाने लगी। मैंने उसे टोका नहीं। शायद वह कई दिनों से भूखी थी। वह खाना खाते खाते बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उसे कहा, बेटा नहा लो, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। तो वह मेरी बात सुनकर कुछ समय के लिए खामोश रही और फिर धीरे से कहने लगी, मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने उसे वॉशरूम का रास्ता दिखाया और वह अंदर चली गई। लेकिन फिर जब वहां से वापस आई तो कहने लगी, मुझे भीख मांगने के लिए भी जाना है, क्योंकि मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मैंने कहा, लेकिन बेटा आज तो तुम आराम कर लो। तो उसने कहा, नहीं, मैं भीख मांगकर फिर से यहीं पर वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी थी, मगर यह नहीं जानती थी कि वह अब यहाँ वापस आएगी या फिर नहीं। मैंने सोचा कि वह वापस आ गई तो अच्छा ही होगा। वैसे भी लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती है, वो भी भीख मांगकर पैसा लाया करेगी। दोनों के पैसे से उसका ख्याल अच्छे से रख लूंगी। मगर 4-5 घंटे गुजर गए थे, वह अभी तक नहीं आई थी। मुझे लगा शायद वह अब कभी भी वापस नहीं आएगी। उसने यूं ही कह दिया होगा कि वह वापस आ जाएगी। रात हो गई और मैं बिस्तर पर लेटने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरी नजर बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी कि शायद वह आ जाए। उसका इंतजार करते करते मुझे नींद आने लगी थी और मैं सोने के लिए लेट गई थी। आखिर मैं कितना देर तक इंतजार करती, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। परंतु अभी लेटे हुए कुछ ही देर हुआ था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगा। मैं फौरन बिस्तर से उठी और देखने गई कि इस समय कौन आया होगा, क्योंकि रात के 9 बज रहे थे। वैसे भी मैं अकेली थी और मेरा यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। फिर जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गई थी। दरवाजे पर वही बच्ची थी। तो मैंने कहा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा, मैं तो आपको बताकर तो गई थी कि मैं भीख मांगने के लिए जा रही हूँ।
मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा कि भीख मांगकर ये जो पैसे लेकर आई है वह पैसे मुझे रखने के लिए अवश्य ही कहेगी। मगर मैं तो तब हैरान रह गई जब मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ खाली थे। और मैंने उसे कहा, तुम भीख मांगने के लिए गई थी तो पैसे कहाँ हैं? उसने मुझे चौंक कर देखा जैसे वो मेरी नीयत को गलत समझ रही हो। लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तो चाहती ही नहीं थी वह भीख मांगने के लिए जाए। जैसे मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर रही थी वैसे उसका भी गुजारा कर लेती। लेकिन यह तो उसका अपना शौक था और वह अपनी मर्जी से भीख मांगने के लिए गई थी। लेकिन अगर गई थी तो फिर पैसे कहाँ थे आए थे? वह ऐसे अनजान बनकर जवाब देने लगी जैसे कुछ जानती ही ना हो। मैं खामोश हो गई और अब मैं उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। और फिर उसे अपने साथ बाथरूम में ले गई और उसके हाथ पैर अच्छी तरह से धुलवाया। मेरे पास एक छोटा सा सूट रखा हुआ था, मैंने उसे पहनाने के लिए दे दिया। वह इस बच्ची को बहुत ही बड़ा बड़ा आ रहा था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई भी कपड़ा नहीं था जो उसे फिट आती। उसका हुलिया अब कुछ ठीक हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने उसे अपने बिस्तर पर अपने बराबर में लेटा लिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बिस्तर था जिस पर वह लेट गई थी और बड़े सुकून के साथ उसे नींद आ गई थी। लेटते वह इतनी गहरी नींद में चली गई थी जैसे बरसों से ना सोई हो। और फिर अगले दिन उठते ही कहने लगी, मुझे घर से बाहर जाना है। मैंने कहा, अभी तो तुम सोकर उठी हो, अभी तो तेरा काम भी पर जाने का समय नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे भीख मांगने के लिए जाना है। अगर मैं वहां पर नहीं गई तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वह लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी कही हुई बातें सुनकर मैं अचानक घबरा गई। मैंने कहा, तुम किसकी बातें कर रही हो और तुम कहाँ जाओगी? तो उसने कहा, भीख मांगने के लिए जाऊंगी आंटी, मैं आपके घर में रात तक वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे जाने को बहुत ही रोका मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर से मेरे घर से चली गई थी। मुझे लगा भीख मांगने गई है तो आज जरूर यह पैसे लेकर आएगी। मगर मुझे याद आया कि वह कुछ लोगों के बराबर में बैठकर बातें कर रही थी। अगर भीख नहीं मांगेगी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। आखिर वह कौन लोग थे जो उस पर भीख मांगने का दबाव बनाया हुआ था? या फिर कोई और बात थी? मुझे अपने काम पर भी जाना था, इसलिए अब मैं सब कुछ भूलकर अपने काम पर चली गई। फिर शाम के समय जब घर वापस आए, थोड़ी देर के बाद वह भी घर वापस आ गई। लेकिन मैं हैरान तो इस बात पर थी कि आज भी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने कहा था कि वह सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगने का काम करती है, तो फिर उसके पास पैसे तो अभी होने चाहिए। लेकिन उसका हाथ तो बिल्कुल ही खाली था, एक रुपया भी उसके पास नहीं था। आज मैंने उसे अपने पास बिठाकर पूछा कि तुम कहती हो कि तुम भीख मांगने जा रही हो, फिर तुम दिन भर भीख मांगकर पैसे कमाती हो, वह कहाँ जाता है? क्या तुम मुझसे झूठ बोलती हो या फिर तुम्हें कहीं और भी जाना है? उसने कहा, आंटी, मैं भीख मांगने के लिए ही जाती हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मैंने कहा, तो फिर पैसे कहाँ हैं? भीख मांगकर तो तुम खाली हाथ वापस आई हो। उसने कहा, पैसे तो उन्होंने ले लिया। मैंने कहा, उन्होंने? किसने? तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस ऐसे ही डर गई जैसे मैंने उससे कोई भयानक सवाल पूछ लिया हो। उसके तुरंत बाद उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और बेचैन होने लगी। मुझे लगा वह थक गई है इसलिए वह इस तरह से कर रही है। लेकिन वह तो बार बार पेट को पकड़ रही थी और कह रही थी कि आंटी, मेरे पेट में बहुत ही जोर से दर्द हो रहा है। मैं घबरा गई कि आखिर अचानक उसे क्या हो गया। अभी तो बिल्कुल ठीक से बातें कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? मगर उसने तो कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे वह जमीन पर बैठ गई और चिल्लाने लगी। मैंने उसे जल्दी से बिस्तर पर लेटाया और पेट पर से कपड़े हटाकर उसके पेट को सहलाने लगी कि अचानक से मेरी नजर जैसे ही पेट पर पड़ी तो मैं बहुत ही हैरान रह गई। मैं नजरें फाड़ फाड़ कर उसके पेट को देखने लगी, क्योंकि उसके पेट पर एक अजीब सा निशान था। वह निशान देखकर लगता था जैसे इसका कभी ऑपरेशन हुआ हो। एक छोटा सा चीरा उसके पेट पर लगा हुआ था जो ज्यादा दिनों का नहीं लग रहा था। मैं घबरा गई क्योंकि अब उसको बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा था और वह जोर जोर से बस चिल्लाए जा रही थी। मुझे काफी डर लग गया था कि कहीं अगर आसपास के लोग मेरे घर पर आ गए तो कहीं उनको यह ना लगे कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगी और तसल्ली दी कि इतनी जोर से मत चिल्लाओ। तो वह मुझे कहने लगी, आंटी, अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे पेट में बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है। अब मेरे पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने उसे देखा, उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, उसका चेहरा पीला हो चुका था और उसकी सांसें उखड़ रही थी।
दर्द के मारे अब उसकी आंखें भी बंद हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब वह किसी भी समय बेहोश हो जाएगी। घबराहट के मारे मैंने उसे जल्दी से पानी पीने के लिए दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक घुट पानी पिया और पानी पीने से इनकार करने लगी। पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं उसे अब किसी भी कीमत पर अस्पताल ले जाना चाह रही थी। मैंने जल्दी से उसे चप्पल पहनाया, उसका हाथ थामा तो मुझे महसूस हुआ कि उसके पेट में कुछ हरकत हो रही थी। यह कोई नॉर्मल दर्द नहीं था, उसके शरीर के अंदर कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। यह देखकर मेरी उंगलियां थर थर कांपने लगी, मगर मैंने फौरन उसको लिया और घर से बाहर निकल गई और तेज तेज कदमों से अस्पताल की तरफ जाने लगी। मुझे मालूम था कि यह कोई मामूली बीमारी नहीं थी, जरूर ही कोई बहुत बड़ी बात थी। फिर जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, डॉक्टर उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले गए। मैं बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और डॉक्टर उसका अंदर चेकअप कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर हैरानी और परेशानी थी। वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे थे और फिर अचानक उसे डॉक्टर के आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर रो क्यों रहे हैं। मैंने बेताबी से डॉक्टर की तरफ देखा जो अभी खामोश थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? तो डॉक्टर मेरी बात सुनकर कहने लगे, यह बच्ची आपको कहाँ से मिली? यह कौन है, आप जानती हो? मैं घबरा गई कि डॉक्टर को कैसे पता चला। यह बच्ची मेरी नहीं है, बल्कि ये मुझे कहीं और से मिली है। मैंने कहा, हाँ क्या डॉक्टर साहब, यह मेरी ही बेटी है। उन्होंने कहा, नहीं यह आपकी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि यह मेरी बेटी है। यह कहते हुए डॉक्टर की आवाज लड़खड़ा रही थी, यह कोई मामूली बच्ची नहीं है। मैं इसका अल्ट्रासाउंड किया है, मगर अल्ट्रासाउंड में जो हमने देखा है वह समझ से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आखिर बच्ची को क्या हुआ है, मुझे बताएं। तो डॉक्टर ने कहा, इस बच्ची के पेट में जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। यह मेरी बेटी है जो 4 साल पहले स्कूल से किडनैप हो गई थी। उस दिन यह स्कूल गई थी, लेकिन जब मैं छुट्टी के टाइम में इसे लेने स्कूल गया यह मुझे वहां पर नहीं मिली। मैंने काफी जगह इसका तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, पुलिस वालों ने बहुत ही ढूंढा, लेकिन सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी थी। काफी कोशिश करने के बाद भी आखिर मेरी बेटी कहाँ गई मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बेटी के गुम हो जाने के बाद मेरी पत्नी तो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। वह हमेशा अपनी बेटी को याद करके रोती रहती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों पति पत्नी ने अपने दिल को समझा दिया कि हमारी बेटी अब हमें कभी भी वापस नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी बेटी अंजलि कहाँ पर मिली, तुम मुझे बताओ। मैंने डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़े और कहा, डॉक्टर साहब मैं आपकी बेटी के साथ कभी भी कुछ गलत क्यों करूंगी? मैं नहीं जानती कि इस लड़की का नाम क्या है। मैंने तो इसे एक दिन भीख मांगते हुए देखा था, लेकिन फिर दूसरे दिन यह कूड़े के ढेर के पास बेहोश पड़ी हुई थी। होश आने पर बोली कि वह कई दिनों से भूखी है, इसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। फिर मैं इसे अपने घर पर ले आई और इसका ख्याल रखने लगी, मगर यह तो सुबह के समय घर से निकल जाती और कहती कि भीख मांगने के लिए जा रही हूँ, अगर नहीं गई तो वह लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगा शायद इस बच्ची का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, लेकिन यह कौन है, कहाँ से आई है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इस बच्ची को भी खुद ही पता नहीं है कि वह कहाँ से आई है। इसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं इससे कोई भी सवाल करता हूँ तो खामोश हो जाती है और डर जाती है, मगर आज इसके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं इसे लेकर अस्पताल चली आई। आप ही बताइए, मैं गरीब औरत हूँ, डॉक्टर ने अपना हाथ बनाते हुए कहा। अंजलि के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसके पेट में चीरा लगा के इसके पेट के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इसी के रिएक्शन की वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा था। जीपीएस ट्रैकर तब लगाया जाता है जब हमें किसी की लोकेशन का पता करना होता है। इसका मतलब यह है कि कोई मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, उस पर नजर रखे हुए है। आखिर इस मासूम सी बच्ची के साथ ये दरिंदगी कौन कर सकता है? ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई। मुझे नहीं पता था कि अंजलि मुझे इस तरह से मिल जाएगी। अभी अंजलि बेहोश है, लेकिन जल्द ही उसकी सर्जरी करके जीपीएस ट्रैकर निकालना होगा। अब तक तो उन लोगों को यह पता चल ही गया होगा मेरी बेटी किस अस्पताल में मौजूद है। जिस तरह से तुम बता रही हो मेरी बेटी भीख मांगने के लिए जाया करती थी, उस हिसाब से जरूर ही यह काम किसी बहुत ही बड़े गिरोह का लगता है, जो बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाने का काम करवाते हैं।
मगर मेरी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि आज वह मुझे मिल गई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूल सकूंगा। डॉक्टर साहब को तो मैंने पूरी बात बता दी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक और अजीब बात थी। वह यह थी कि उसकी बेटी भीख मांगने तो जरूर ही जाती थी, पर जब रात को भीख मांगकर घर वापस आती थी तो उसके पास एक भी पैसे नहीं होते थे। वह खाली हाथ आया करती थी। यह एक हैरान कर देने वाली बात थी। अगर वह भीख मांगने जा रही थी तो उसके पास कुछ तो पैसे होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे अपनी बेटी को जल्द से जल्द ठीक करना है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह शारीरिक कमजोरी से भी गुजर रही है। डॉक्टर साहब ने कहा, यह कोई मामूली केस नहीं है, इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। फिर डॉक्टर साहब मुझे अंजलि के पास लेकर चले गए। मैंने अंजलि को देखा। वो एकदम से शांत और बेहोश अवस्था में एक बेड पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब फिर कहने लगे, हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करके इसके पेट से जीपीएस ट्रैकर को निकालना होगा। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर मेरा अंदर एक तूफान सा मच गया था। कैसे मुमकिन था और कुदरत का यह कैसा करिश्मा था कि आज पूरे 4 साल के बाद ऐसी हालत में अंजलि अपने मम्मी पापा के पास आ गई थी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। बच्चे किडनैप करने वालों ने ही ऐसा काम किया था। अब यह बात कितना सही और कितना गलत था, यह तो अंजलि के होश में आने पर ही बता सकती थी। डॉक्टर साहब ने बेटी को प्यार किया। इतने सालों बाद अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर मेरी तरफ देखे, उसके आंखों में अजीब सी रोशनी थी। मैं अंजलि के लिए प्रार्थना कर रही थी कि यह बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाए। अस्पताल के खामोश कमरे में अंजलि बेहोश पड़ी हुई थी। जीपीएस ट्रैकर उसके शरीर से निकाल दिया गया था। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अंजलि जल्द से जल्द होश में आ जाए। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ से मत जाना, मेरी बेटी को तुम यहाँ पर लेकर आई हो, इसलिए जब तक वह होश में नहीं आ जाती तुम्हें यहीं रुकना होगा। तभी थोड़ी ही देर के बाद अंजलि का शरीर हरकत करने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया और वह बेहोशी की हालत में बोल रही थी। न जाने क्या बोल रही थी, हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? मुझे वहां नहीं जाना, मुझे भीख नहीं मांगना। वह लोग मुझे डांटते हैं, मारते हैं, मुझे भूखा रखते हैं, सारा दिन भीख मंगवाते हैं और फिर सारा पैसा ले लेते हैं। उसके पिता ने कहा, बेटा आंखें खोलो। फिर वह धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी सांसें चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक सपने से जागी हो। मैं भी उसके पास ही चली गई तो उसने जोर से कहा, माँ मुझे लेने आ जाओ। उसने यह कमजोर आवाज में कहा था और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने फौरन डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि अंजलि को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, मगर हम नहीं जानते थे कि यादें किस हद तक खतरनाक होता है। उसकी आंखों में भी डर था। यह कोई मामूली सा किडनैपिंग केस नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। पूरी तरह से सामने नहीं आया था। अंजलि होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही डर था, जैसे कोई उसे पुकारने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और पानी का गिलास उसके होठों से लगाए, मगर वह कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा, बेटा क्या तुम्हें याद है तुम कहाँ थी? वह गहरी सोच में चली गई, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रही हो, मगर उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर ने गहरी सांस में कहा, हमें अंजलि को यहाँ से निकालना होगा। इसकी याददाश्त कुछ समय के बाद खुद ब खुद आ जाएगी। यह सुबह से अस्पताल में मौजूद है और जिन लोगों ने इसके शरीर में जीपीएस ट्रैकर लगाया है, अगर उन्हें पता चल गया कि उसकी लोकेशन यहाँ पर आ रही है तो वह जरूरी इसको यहाँ पर तलाश करने के लिए आएंगे। इसलिए डॉक्टर साहब ने अंजलि को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, जहाँ उसका ठीक से तरीके से इलाज चलने लगा। डॉक्टर साहब ने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया था। मुझे यहाँ अस्पताल में आए हुए काफी समय गुजर गया था। उधर दूसरे अस्पताल में अंजलि का इलाज चल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मैं जब अपने घर आई, मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे घर का ताला टूटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे मेरे घर में तलाशी ली गई थी। घर में मुझे एक खत भी पड़ा हुआ मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि हम जानते हैं कि बच्ची तुम्हारे पास है, हमें बच्ची वापस कर दो, वरना तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यह खत पढ़कर मैं बहुत ही घबरा गई थी और मैं ये सब कुछ जल्द से जल्द डॉक्टर साहब को बताने के लिए अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। लेकिन अभी मैं थोड़ी दूर ही गई थी
कि मुझे एहसास हुआ जैसे कोई छुपकर मेरा पीछा कर रहा हो। मैं पीछे पलटकर देखने की कोशिश की, मगर कोई भी नजर नहीं आया। मैं बस लगातार चलती गई। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई। वह मेरे बराबर में आकर रुकी और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे गाड़ी के अंदर खींच लिया। मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा मुंह बंद था। मैं कोई हरकत भी नहीं कर पा रही थी। वह लोग मुझे गाड़ी में बैठाकर तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चला रहे थे। यह लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर कुछ ही दूरी पर यह लोग मुझे खंडर जैसी जगह पर लेकर गए, जहाँ पर चारों तरफ धूल मिट्टी ही थी। वहां पर कोने में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। कमरे के दरवाजे पर मकड़ी का जाल लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे कमरे के अंदर लेकर आ गए और मुझे एक कुर्सी में मजबूती से बांध दिया। मैं चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मगर मेरी बात सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। जब मैं काफी चिल्लाने लगी तब उन्हीं में से एक ने मुझे कहा, हम तुम्हें छोड़ देते, लेकिन तुमने हमारी बच्ची को गायब कर दिया। बताओ वह बच्ची कहाँ है? वह हम तुम्हारे घर उस बच्ची को तलाश करने के लिए भी गए थे, परंतु वह मुझे वहां पर भी नहीं मिली। हमें पता है कि वह बच्ची तुम्हारे पास ही है। हमें लगा तुम खुद गरीब औरत हो, तुम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, मगर तुम तो बहुत ही चालू निकली। अब बताओ तुम उसे कहाँ पर छोड़कर आई हो, क्योंकि उसके लोकेशन हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझ गई थी कि यह लोग वही है जिन्होंने अंजलि को किडनैप किया था। मैं इन लोगों का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। इन्होंने मुझे अपने पास बंदी बना लिया और कहने लगे, हमें बच्ची चाहिए, बताओ बच्ची कहाँ है? अगर तुमने हमें बच्ची वापस नहीं लौटाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने इन लोगों के आगे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की कि मुझे नहीं पता वह कहाँ गई है। वह तो भीख मांगने के लिए गई थी, मगर फिर भी वापस नहीं आई। मगर यह लोग बार बार मुझे बंदूक दिखाकर मुझसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डॉक्टर साहब को इन सब के बारे में कैसे बताऊं। मैंने भागने की बहुत ही कोशिश की, मगर नाकामी रही। मैं उसे बार बार यही कह रही थी कि मैंने अंजलि को किडनैप नहीं किया है। मैं उसे लगातार मना कर रही थी, लेकिन उन लोगों का कहना था कि उस लड़की की आखिरी लोकेशन हॉस्पिटल से आ रहा है। हमारे आदमी हॉस्पिटल गए हैं और जल्दी तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। मैंने राहत का सांस लिया। अच्छा, वो डॉक्टर साहब ने अंजलि को अस्पताल से निकालकर दूसरे अस्पताल में भेज दिया, मगर यह लोग मेरे साथ बहुत ही जुल्म कर रहे थे। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं चाहकर भी इन्हें नहीं बताऊंगी कि अंजलि कहाँ पर है, क्योंकि यह लोग ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने हर तरह से मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। फिर उन्होंने मेरे माथे पर गन रख दी और मेरे बिल्कुल करीब होकर कहने लगे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी से उस लड़की के बारे में बताओ, नहीं तो एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें गोली मारने में। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था, भले ही मेरी जान चली जाए, मगर मैं कोई भी सच्चाई तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैंने सोच लिया था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं फौरन इन लोगों को पुलिस के हवाले करने की पूरी कोशिश करूंगी और पुलिस को अपनी गवाही दूंगी। वह लोग मुझे बार बार धमका रहे थे, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लग रहा था। इन लोगों ने मुझे हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारा परिवार बर्बाद कर देंगे, मगर इनको क्या पता था कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैंने कहा, तुम मेरा जो चाहे कर लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी अंजलि कहाँ पर है। इसी तरह से मुझे सुबह से शाम हो गई थी और यह लोग हर तरफ से मुझे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे भूखे प्यासा रखा था। मैं जानती थी कि यह लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे मरने देंगे। तरह तरह के जुल्म होने के बाद अब मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। यह लोग अपने किसी बॉस से बार बार फोन पर बातें कर रहे थे और उनको यह बता रहे थे कि अभी तक बच्ची नहीं मिली है और यह औरत हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। शायद उधर से कोई कह रहा था कि इसे जान से मार दो, क्योंकि इसे छोड़ दिया तो फिर यह पुलिस के पास जाकर सभी कुछ बता देगी। यह सब सुनकर मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। मुझे लगने लगा कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगी, लेकिन ऊपर वाला का चमत्कार हुआ और उसने मुझे बचा लिया, क्योंकि डॉक्टर साहब पुलिस वालों को लेकर वहां पर दाखिल हो गए थे
और मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ और किस तरह से इन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में पता चला। पुलिस के डर से दोनों आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया था। मैं हैरान रह गई थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे नहीं पता था कि यह लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा ध्यान तो इस बात पर तब गया जब मैंने ध्यान से सोचा कि अंजलि के पेट में जीपीएस ट्रैकर था और अंजलि तो तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारे साथ रही थी। इन लोगों को यह तो पता ही होगा। पहले तो इन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब जीपीएस ट्रैकर अंजलि के पेट से निकल गया और उन लोगों को अंजलि के बारे में कुछ भी पता न चल पाएगा, तो फिर वह लोग अंजलि को अवश्य ही ढूंढेंगे और नहीं मिलने पर तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने तुरंत ही पुलिस को खबर कर दिया था। फिर पुलिस ने तुरंत ही हमारा साथ दिया और भेष बदलकर अपने तरीके से तुम्हें ढूंढने लगे। पुलिस ने भेष बदलकर इन गुंडे के आदमियों को पकड़ लिया जो कि अस्पताल में मौजूद थे, और जब उस शक्ति से पूछा गया तो उसने सारी बात बता दी, यहाँ के बारे में भी जानकारी दी। फिर हम लोग तुरंत यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गए। अब सभी कुछ सही हो गया था। अंजलि की याददाश्त भी पूरी तरह से आ चुकी थी। उसने पुलिस को अपना बयान दे दिया था, लेकिन मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और इसलिए तुरंत मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी आरोपियों को पकड़ने के बाद उसके बॉस के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया कि वह लोग बच्चों का किडनैप करते थे और उसके बाद उससे भी भीख मंगवाने का काम करते थे, और सारा दिन भीख मांगने में जितनी भी रकम आती थी यह लोग अपने पास रखते थे। बच्चे कहीं गायब ना हो जाए या पुलिस को जाकर सब कुछ बता ना दे, अपने रिश्तेदारों के पास ना चले जाए, अपने घर वालों के पास ना चले जाए, इसीलिए वह लोग बच्चों का ऑपरेशन करवाकर उसके अंदर जीपीएस ट्रैकर फिट करवा देते थे ताकि उन लोगों को बच्चे का लोकेशन मिलता रहे। अगर उन्हें कहीं किसी तरह से गड़बड़ का एहसास होता तो वह लोग तुरंत ही बच्चों को पकड़ लेते थे। चूंकि अंजलि मेरे पास आई थी तो यह जानने के बाद उन्होंने मेरे बारे में पता लगाया, और जब पता लगा कि मैं एक गरीब औरत हूँ और मैंने हमदर्दी में उसे अपने घर में जगह दी है, तो उन लोगों ने सोचा कि यह गरीब औरत उसका क्या बिगाड़ लेगी। इन लोगों ने बच्चों के दिल में इस कदर डर बैठा दिया था कि चाहे बच्चे कितनी भी बुरी हालत में हो, फिर भी भीख मांगने जरूर ही जाते थे और अपने ठिकाने पर जाने से पहले इन लोगों को पैसा दिया करते थे। उन्होंने बच्चों को रखने के लिए भी जगह बनाई हुई थी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते थे। फिर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। जो बच्चा भीख मांगने पर इनकार करता था या फिर अपने घर वालों को याद करके रोता था, उसे बुरी तरह से मारा और डराया जाता था, धमकाया जाता था ताकि वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। जब इस केस का खुलासा हुआ तो पता चला कि यह बहुत बड़ा गैंग है जिसने कई सालों से बच्चों का किडनैप करने का धंधा बनाया हुआ था और बच्चों से भीख मंगवाकर अपना गुजारा करता था। उनके बॉस को भी पकड़ लिया गया था। अंजलि के पापा डॉक्टर साहब ने अंजलि का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और बहुत ही अच्छे से इलाज करवाया, और फिर भगवान की कृपा से अंजलि पूरी तरह से कुछ दिनों में ठीक हो गई। सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल गई थी। अंजलि के पिता डॉक्टर साहब मेरे बहुत ही एहसान मान रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से यह पॉसिबल हो पाया, वरना आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। मैं दिल से तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दिया, उसे खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने यहाँ से इंसानियत के खातिर किया है। फिर डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया और अपने घर में नौकरी पर भी रख लिया। उन्होंने यह भी कहा कि तुम चाहो तो हमारे घर पर भी रह सकती हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब के घर पर नहीं रही। तब उन्होंने अपने घर के आसपास से मुझे एक छोटा सा घर दिलवा दिया। दिन भर मैं डॉक्टर साहब के यहाँ पर रहकर काम करती, अंजलि का ख्याल रखती और रात को अपने घर पे वापस आ जाती थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी का केयर टेकर बना दिया था। इस तरह से अब मैं दिन भर अंजलि के साथ ही रहती थी। अंजलि से मेरा एक अलग ही रिश्ता बन गया था। डॉक्टर साहब भी मुझे नौकरानी से ज्यादा अपना फैमिली मेंबर भी समझते थे।
और अब इस तरह से मेरा अकेलापन दूर हो गया था। मैंने जो अपने जीवन में कभी खुशियां देखी ही नहीं थी, सालों से अकेले रह रही थी, आज भगवान ने मुझे अंजलि के रूप में भर भर कर खुशियां दे दी थी। आज मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। देर से ही सही, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद पड़ी होगी। प्लीज़ कहानी पसंद पड़े तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।